एक छोटा सा गांव था। नाम था मीनापुर। वहाँ एक गरीब दंपति रामू और सीता अपनी रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का ठेला चलाते थे। उनकी भटूरे का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार छोले की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम भटूरे। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में मदन नाम का एक आदमी भी छोले भटूरे बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये मदन की पुरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो रामू वाली पुरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद मदन के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज रामू के भटूरे ही खाते थे। उसकी छोले की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके थैले पर जाने का। उधर रामू अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब मदन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात मदन ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे छोले भटूरे बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पारो बोली, आजी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 11 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 11 किलो ही क्यों, 10 या 15 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 11 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 11 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। पारो डर के कारण कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारी भटूरे बिकती है, वरना हम भी रामू की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सहरन थी। फिर मदन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 11 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। मदन अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और भटूरे तल्ले की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर रामू अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, छोले की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वो मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, करण और पूजा। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो मदन के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे मदन के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी पूजा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो, उधर वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों रामू की ठेले पर पहुंचे। रामू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर मैडम, गर्मा गर्म छोले भटूरे दो। हाँ भाई, 2 प्लेट देना। भटूरे एकदम फूली हुई होनी चाहिए। रामू ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने छोले भटूरे चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारे छोले भटूरे का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस मदन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर मदन ये सब दूर से देख रहा था।
वो तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वो एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने से तर हाँफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस मदन के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे मदन के ठेले पर पहुंचे। रामू दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये क्या हो गया? तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब करण और पूजा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के सरपंच जी मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है सरपंच जी। बस एक अजीब बात है, कल हम रामू के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद मदन के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं भाई साहब, कुछ अजीब नहीं। मदन के छोले भटूरे का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खिंचे जाते हैं। पर करण और पूजा जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मदन का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। रामू अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने करण और पूजा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? राजू जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था वो मदन कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है रामू। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। रामू हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने मदन को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है मदन ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रामू सुनो, ये आवाज मदन की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें? नहीं पूजा जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद रामू, करण और पूजा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मदन का राज राज ही रह गया। अगली सुबह मदन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए भटूरे तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी एक मदन के छोले भटूरे का राज। किसी को पता नहीं चला।